क्या हाल है भाई लोगों। आज हमारा साहिल ट्रैवल कर रहा है तो आज हमें मिडिल एज आउटलॉज में सिंगल आउटलॉ ही होगा। वन ऑन वन मैच है, टैग टीम नहीं है, चलता है। तो आज हम उस पर कन्वर्सेशन करेंगे कि जो स्मैकडाउन हुई थी, क्या उसके की पॉइंट्स रहे, क्या क्या उसके अंदर से मैचेस निकलते दिख रहे हैं, क्या स्टोरी लाइन्स पॉसिबल जाती हुई दिख रही हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, चैनल को प्लीज़ लाइक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे को ग्रोथ में हेल्प करें। तो जो स्मैकडाउन शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी एक माइक सेगमेंट था जिसके अंदर कोडी रोड्स भाई साहब हमारे आए हुए थे रिंग में। एंड इससे पहले कि वो बोलते, हमारे ड्रू भाई साहब जिनको निक ऑल्डिस ने डे ऑफ दिया था, नाइट ऑफ दी थी, छुट्टी दी थी, वो भाई साहब हमारे लग्जरी उसके अंदर बैठ के सूट के अंदर बैठ के वो देख रहे थे। इससे पहले कोडी कुछ कह पाते, कहीं पे बात आगे जा पाती, बीच में जेकब फाटू अभी आ गए। तो ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट एक साथ देख के एक चीज़ थोड़ी क्लियर सी हो रही है कि ट्रिपल थ्रेट की तरफ जा रहे हैं। जेकब कैसे इंसर्ट होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर नोटिस करा होगा तो उसके अंदर क्या हुआ था कि ड्रू ने उसको एंटाइज करा था जेकब को कि आप मेरे को मार। जो वो जा रहा था निक ऑल्डिस, उसने सिक्योरिटी को भी पीटा था, निक ऑल्डिस ने उसको आके शांत करा। अगर नोटिस करो तो ये जेकब फाटू के हल्का सा कैरेक्टर आर्क में डिफरेंस है, क्योंकि पहले जो था जेकब फाटू वो किसी से नहीं रुकता था, कुछ नहीं करता था। अब जेकब फाटू सेंसिबल होके कर रहा है। हो सकता है कि दिस माइट बी अ डेंजरस वर्जन ऑफ जेकब फाटू, देखने वाली बात होगी। इसके बाद अगर हम देख जाए तो उसमें निक ऑल्डस ने जेकब फाटू को ये भी मेंशन करा था कि हम, तू चिंता मत कर, बहुत जल्दी तेरे को ड्रू से बदला लेने को दूंगा। अब वो बदला कहाँ पे होगा, कैसे होगा, वो भी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट होगा। तो हम ट्रिपल थ्रेट की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। मेन इवेंट में एक चीज़ थी जहाँ पे हल्का सा डाउट क्रिएट हुआ था, बट जब वो मेन इवेंट की बात करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। वरना मेनिया पे ये ट्रिपल थ्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है एज ऑफ नाउ। प्लान चेंज होता है, क्या होता है वो नहीं पता, एज ऑफ नाउ जा रहा है ये। फिर हम गए थे मैच में जो कि मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि उसके अंदर इलिया ड्रैगनॉफ और टामा टोंगा वाला मैच था। अगर नोटिस करोगे टामा टोंगा ने लास्ट स्मैकडाउन पे विक्ट्री ली थी ऑन कार्मेलो हेज, जो एग्जिस्टिंग, जो करंट यूएस चैम्पियन है। सो एक डायरेक्शन जाता हुआ जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि हो सकता है कि टामा टोंगा जो है वो एमएफटी से एक अलग होकर एक सिंगल्स वाले एलिमेंट में जाए और वो सिंगल फाइट करे कार्मेलो हेज से। कुड बी अ पॉसिबिलिटी। ऑल्सो साथ साथ अगर हम देखेंगे तो इलिया ड्रैगनॉफ बार बार उसको कह रहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए ऑन यूएस टाइटल, यूएस टाइटल। तो एक ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो है इलिया ड्रैगनॉफ भी लड़े फॉर द टाइटल, यूएस टाइटल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पीछे से सब प्लॉट में जो पीछे पीछे धीरे 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 करके चीज़ें हो रही हैं। तो इंटरेस्टिंग नोट होगा कि टामा टोंगा किस तरह जाता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे, मुझे सिंगल पे जाता इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर हमने एम एफ टी वर्सेज वाई सिक्स मैच करना है तो वाई सिक्स के 4 मेंबर्स हैं और एम एफ टी में 5 मेंबर्स है। एक अगर उनका मेंबर उसमें जाता है, सिंगल्स वाले में जाता है, तो हमारे पास 4 वर्सेस 4 वाला मैच करने का पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मुझे वो चीज़, वो एलिमेंट भी एक माइंड के अंदर आ रहा है कि यार वो चीज़ हो सकती है। अगर हम मैच पे आए तो बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड मैच था। इलिया ड्रैगनॉफ के चॉप्स एज यूजुअल स्टनिंग होते हैं। एमएफटी के मैच में तो वो होना ही था इंटरफेरेंस, लेकिन जो उसका नया फिनिशर है टामा टोंगा का, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और एक AEW में सुपरस्टार है, उसकी कॉपी है वो, उसका भी एक यही है, विल ऑस्प्रे, उसका भी सेम मूव है। बट ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत ही इम्पैक्टफुल है, थोड़ा डिफरेंट है। उसका मुझे फिनिशिंग मूव पसंद आया। तो इस मैच के बाद अगर हमारे सोलो भाई साहब रिंग में आए, भाई साहब बोलने लगे थे, इससे पहले ही उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन, मतलब उस इससे पहले कि बोल पाते, पहले तो हमारे इलिया ड्रैगन और भाई साहब उन्हें पीछे से मारने चले गए, पता नहीं क्यों। पहले वो पिट चुके थे, 5-1 असॉल्ट हुआ, मैच भी हारे, पिटाई भी खाई। फिर हमारे उसके अंदर वो है जैक राइडर, जो अब मैट कार्डोना जो उनका रियल नेम है उसके उसके उसमें आ रहे हैं।
और अपोलो क्रूज जिनकी रिटर्न बहुत ही ज़्यादा लैकलस्टर रहा। तो किसी नोटिस करा होगा कि 2-3 वीक पहले अपोलो क्रूज ऐसे बैक स्टेज सेगमेंट में दिखाई दिए, कोई वो नहीं, कुछ नहीं कि हाँ जी अपोलो क्रूज वापस आए, रिटर्न है, ये फॉर्मर चैंपियन कुछ है, बहुत ही ब्लैंड सा रिटर्न, और आज भी बहुत ब्लैंड सी परफॉर्मेंस। स्पीकिंग ऑफ ब्लैंड रिटर्न्स, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ लेकिन इससे ही मैं उसमें आया कि हुम्बर्तो कोरियो और गार्जा जो था, एंजल गार्जा, उनका रिटर्न हुआ स्मैकडाउन में एक बैक स्टेज सेगमेंट में, जहाँ पे वो मिस्ट्री बॉक्स दिखाया गया। मिस्ट्री बॉक्स के ऊपर जॉनी गार्गानो लेटा था बिकॉज उसको लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा क्योंकि मेरा पार्टनर चला गया, ये है वो है, तो एक वो भी पीछे से स्टोरी प्रूव हो रही है। बट उसमें कुछ सेकंड्स के लिए आपको दिखेगा हुम्बर्तो कोरियो और एंजल गार्जा का रिटर्न, दोनों वापस आए, अगेन लैकलस्टर। पीछे सेगमेंट में दिखे वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, टैग टीम्स हमारी ऐसे खाली क्यों सिर्फ एक बैक स्टेज सेगमेंट हो रहे, क्योंकि टैग टीम मैचेस नहीं हो रहे, मुझे नहीं पता, बट ये हुआ। फिर हमारा जो इसके बाद हम स्मैकडाउन पे थोड़ा वहीं से चलते हैं सीक्वेंस वाइज, तो MFT के 4 मेंबर्स उसी वाई 6 का मैच होता हुआ एक दिखाई दे रहा है। टामा टोंगा मुझे सिंगल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद हमारा मैच जो थे, आई थिंक अगर मैं नहीं हूँ तो उसके बाद एक विमेन मैच हुए थे। तो विमेन मैच में वही है जो चेम्बर के थ्रू उसमें जाना था। एक सेकेंड, हाँ। तो वो जाना था, तो उसको मैंने इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करा क्योंकि मुझे विमेन्स मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं है। प्लस एक सरप्राइज़ ये था कि जो शार्लेट फ्लेयर और वो वाला नाया जैक्स वाला था, उसमें वो दोनों हार गए और जो तीसरी वाली थी वो जीती है। मुझे ज़्यादा उसकी स्टोरी का नहीं पता। फिर हम उस पे आए थे जो मेरे लिए स्मैकडाउन का हाईलाइट थी, किट विल्सन वर्सेस ओबा फेमी। अगर मैं एंट्रेंस वाइज बात करूं तो ओबा फेमी की एंट्रेंस घातक लगती है यार। जिस तरह से उसको पिक्चराइज करा गया, जिस तरह से वो आता है, जिस तरह से उसका ऑरा है, अमेजिंग लगता है। और खासकर तब जब वो रिंग के अंदर होता है और वो ऐसे शैडो सी उसकी बनती है और पीछे से वो ऐसे स्पॉटलाइट आती है, बहुत ब्यूटीफुल एंट्रेंस है। और किसी को अगर इस साइज के सुपरस्टार के ऊपर ऐसी प्रेजेंस बहुत अमेजिंग लगती है। तो मैं ओबा फेमी का तो फैन हूँ। किट विल्सन मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इस बार भी उसने बहुत इम्प्रेस किया। एंट्रेंस तो उसकी अमेजिंग है ही है। उसने नया पोएट्री वाला एंगल लाया है, ये बहुत एक्सेलेंट है। सॉरी। तो ये पोएट्री वाला एंगल इसके अंदर बहुत एक्सेलेंट है। उसने पोएट्री भी जो करी तो भी बहुत अमेजिंग थी, जिसमें वो उसे कहता कि यू लुक लाइक अ टेडी बेयर टू मी। ओबा फेमी टेडी बेयर, बड़ा मज़ेदार लगा था सुन के। और उसके बाद अगर हम नोटिस करें तो उसने ओबा को ने जब उसे पुश करा कि नहीं एक और सुना, एक और सुना, तो जब उसने बोला था ना टॉक्सिक, तो जब क्राउड का था तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि क्राउड बहुत कनेक्ट कर रहा है इसके साथ। किट विल्सन हैज़ पोटेंशियल, किट विल्सन का कैरेक्टर वर्क भी अमेजिंग है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कुछ टाइम में इंटरकॉन्टिनेंटल या IC चैम्पियनशिप में जाता हुआ दिखे। ये वन ऑफ दोज फ्यू पीपल हैं जो कायदे से हील्स हैं, बट क्राउड बहुत सपोर्ट करती है इनको। तो किट विल्सन मेरी नज़र में हाईलाइट था। ये पूरा मुझे बहुत मज़ा आया। एंट्रेंस देख लो, ओबा का एंट्रेंस देख लो, किट विल्सन का एंट्रेंस देख लो, सेगमेंट देख लो, मुझे बहुत मज़ा आया था इस वाले में। वो छोटा था बट मज़ेदार बहुत था। फिर इसके अंदर हम गए तो हमारे R-Truth भाई साहब कैसे हंसाने में पीछे रहते हैं। तो डेमियन प्रीस्ट अपने पीछे बैक स्टेज सेगमेंट में थे, और वहाँ पे R-Truth ने फिर एक फ़नी लाइन बोली जिसके अंदर डेमियन प्रीस्ट का फिर से कैरेक्टर ब्रेक हुआ और वो फिर उसमें लाइव कैमरा पे हंस पड़े। तो अब हमारे में वो चल रहा है कि भाई किट विल्सन ज़्यादा मज़ेदार है या R-Truth ज़्यादा मज़ेदार है। तो फिर हम उसके बाद आगे चलते तो ट्रिपल थ्रेट मैच के ऊपर आते हैं, जो कि था एलिमिनेशन चेम्बर क्वालिफायर मैच। मैच अच्छा था, 1-2 बॉचेस हुए थे, मैच अच्छा था। सब लोगों ने अपना रोल बिल्कुल परफेक्टली प्ले करा। डबल DDT हाईलाइट था। एक बॉच था जिसके अंदर उसने उसे उरनागी देना था, जो ट्रिक विलियम्स उसे दे नहीं पाया था ढंग से, उसने रिवाइज करके दिया, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे सरप्राइजिंग बात लगी, मुझे लगा कि टेबल पे 2 स्पॉट्स हुए थे।
टेबल नहीं टूटा। समझ नहीं आया इस बार क्या मजबूत टेबल था, वरना तो स्पॉट्स पर टेबल टूट जाता। डीमन प्रीस्ट ने रोल प्रॉपरली निभाया, बिग गाय वाला। ट्रिक विलियम्स इम्प्रेसिव है, उसका वो इम्प्रेसिव, उसके मूव सेट इम्प्रेसिव है, और ट्रिक विलियम्स और कार्मेलो हेस का मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है। मतलब अगर हम ट्रिक विलियम्स और रैंडी ऑर्टन के जो मैच जो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं उस पर बताऊँगा क्यों मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये इस डायरेक्शन में भी जाया जा सकता है। इनकी NXT में हिस्ट्री थी, इनकी आज भी वो केमिस्ट्री दिखाई दी थी। तो अगर किसी ने एक ही मैच देखना हो फॉर मैच क्वालिटी पर्पस, ट्रिपल थ्रेट मैच देखना, मज़ा आएगा। फिर हमारा एक सेगमेंट हुआ जिसमें सैमी ज़ेन बैक स्टेज से, जिसमें हमने उन्हें कहा था कि भाई सबसे बड़े मूर्ख यही हैं WWE में, जिन्होंने हाथ में आती हुई अपॉर्चुनिटी को जाने दिया था लास्ट वीक। तो उसके अंदर वो अपने आप को दिखा रहे थे कि जी मैं विक्टिम हूँ, मुझे ये नहीं आता। कोडी ने भी उसको बोला कि भाई तू विक्टिम में तो किसी को ब्लेम मत कर, तू अपनी वजह से विक्टिम है। बहुत ही करेक्ट बात थी, क्योंकि सैमी ज़ेन दूसरों पे करते हैं कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, वो मुझसे बेटर है, वो कर गया। बट कोडी ने उसको रियलिटी दिखाई कि भाई तू अपनी बेवकूफ़ी की वजह से यहाँ पर है, तेरे को चांसेस मिले हैं, तू उसे कर नहीं पाया। तो दो डायरेक्शंस में जाते हुए दिख सकते हैं। एक हो सकता है कि कुछ टाइम में सैमी हील की तरफ जाए, ये हो सकता है कोडी हील की तरफ जाए, क्योंकि अगर हम नोटिस करेंगे तो दोनों का गुड गाय रहना एक साथ इस मोमेंट पे मुझे डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग होगा कैसे इसको करते हैं, किसको करा जाता है, सैमी को करा जाता है या उसको करा जाता है, कि क्या सैमी ज़ेन स्नैप करेगा या कॉस्ट करेगा कोडी को कुछ एक अपॉर्चुनिटी, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि इसमें से कोडी को ये भी कहा था कि भाई जब तू चैंपियन बने ये मत भूलियो कि मैंने तेरी हेल्प करी है। हेल्प क्या करी थी किसी को नहीं पता। हेल्प ये थी कि उसने मैकेंटायर को वो करा था, बट इतना भी कोई बड़ा फेवर नहीं था जितना उसने दिखा दिया कि हाई मैंने बहुत हेल्प करी। तो एक वो भी इंटरेस्टिंग होगा। और बॉक्स की मिस्ट्री है, क्या है बॉक्स में किसी को नहीं पता यार। बस एक सुपरस्टार ना निकले। सुपरस्टार हमारा अंडे से निकला हुआ है, जो गॉबल्डी गूगर करके एक था। 91 के सर्वाइवर सीरीज़ में ऐसा हुआ था कि एक अंडे से एक रेसलर निकला था, बट एक क्रेट के अंदर रेसलर कभी इस शो में जा रहा है, कभी उस शो में जा रहा है, और एलिमिनेशन चेम्बर में खुलेगा। क्या चीज़ होगी मिस्ट्री बॉक्स में, वो इंटरेस्टिंग होगा। एक वो एलिमेंट भी है इसके अंदर। और फिर वही कि वो फीमेल मैचेस हुए थे रिया रिप्ली का और इन सब का, जिसमें शार्लेट हार गई और बैक स्टेज सेगमेंट्स थे। अब हम आते हैं मेन इवेंट पे। जो मेन इवेंट था उसके अंदर जो मैं बार बार कहता हूँ कि एलिस्टर ब्लैक में पोटेंशियल है। एलिस्टर ब्लैक की एंट्रेंस आज पूरी बैडएस लगी थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक स्टार को सुपरस्टार बनाने के लिए वो सुपर एंट्रेंस होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एलिस्टर ब्लैक की एंट्रेंस बहुत सही थी। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जरीना वेगा बैक स्टेज सेगमेंट में रैंडी ऑर्टन के आधी लग रही थी यार, छोटी बच्ची लग रही थी। रैंडी ऑर्टन कह सकता था टाइगर श्रॉफ की तरह, अरे छोटी बच्ची हो क्या। तो उसके आगे बहुत ही छोटी सी वो लग रही थी। बट अगर हम मैच की बात करें तो मैच क्वालिटी अच्छी थी। इसके अंदर एक चीज़ थी जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि ड्रू मैकेंटायर ने ऑर्टन पे अटैक करा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑर्टन ने तो अभी तक मैकेंटायर पे कुछ वो करा नहीं था अपना। तो मैकेंटायर ने ऑर्टन पे अटैक क्यों करा? क्या ऑर्टन, ये मतलब एक हिंट है कि ऑर्टन एलिमिनेशन चेम्बर जीत सकते हैं? मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इस चीज़ में नहीं समझ आया कि ड्रू मैकेंटायर जो कह रहा था कि मैं चला गया हूँ सेगमेंट के बाद, जब वो वापस आके उसने अटैक ऑर्टन पे करा मैच, और ऑर्टन हार गया मैच ब्लैक मास से। उसकी किक भी बढ़िया लगती है लिस्टर ब्लैक की। बट वो एक एलिमेंट अगर इस मैच से किसी को निकालना है तो एक वो एलिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि वाई मैकेंटायर अटैक्ड रैंडी ऑर्टन। इंटरेस्टिंग होगा, स्टोरी बिल्ड अच्छी हो रही है और मज़ेदार होगा। मतलब इस बार मुझे रॉ में काफ़ी है वो दिलचस्पी कि रॉ में किस साइड जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारा एलिमिनेशन चेम्बर, तो आई थिंक सही जा रहे हैं हम। अब डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। रॉ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे स्मैकडाउन लगती जा रही है। प्लस आज हमने 3 बहुत ही कूल एंट्रेंसेस देखी, किट विल्सन की, ओबा की, एलिस्टर ब्लैक की।
तो मुझे लग रहा है कि यार हमारी जो न्यू क्रॉप है और सुपरस्टार्स वो भी रेडी हो रही है। मतलब रैंडी ऑर्टन अपने एंड पे है, लेजनर अपने करियर के ख़त्म होने पर है, सीएम पंक ख़त्म होने पर है, और अगर हम कहें तो अपना जॉन सीना रिटायर हो चुका है, एजे स्टाइल्स रिटायर हो चुका है। जो नेक्स्ट क्रॉप ऑफ स्टार्स हो रही है धीरे धीरे एक डायरेक्शन जाती यहाँ से दिखाई दे रही है, जिसके अंदर एलिस्टर ब्लैक भी इन्वॉल्व है, किट विल्सन इन्वॉल्व है, ओबा इन्वॉल्व है, ब्रॉन ब्रेकर जो मुझे बहुत पसंद है रॉ की साइन में वो इन्वॉल्व है, गंथर इन्वॉल्व है। तो धीरे धीरे मुझे ये, अगर हम कनेक्ट करेंगे डॉट्स को तो धीरे 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 करके वहाँ पे हम जाते जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ गुड थिंग। और मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। बस यार इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीक होप करेंगे कि साहिल हमारे को ज्वाइन करे, क्योंकि अकेले करने से मज़ा मुझे तब आता है जब दोनों भाई अपना बैक एंड फोर्थ करते हैं। सो विल मिस यू साहिल, लेकिन नेक्स्ट टाइम साहिल पक्का आएगा। तब तक के लिए एंजॉय करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट ज़रूर करें कि सोलो कैसा लगा, फीडबैक दें क्या मैं इंप्रूव करूँ नेक्स्ट टाइम अगर इन केस हमें सोलो पे जाना पड़ता है, क्या फॉर्मेट हम कर सकते हैं, कैसे बेटर वो लगेगा, विजुअली क्या हमें बेटर लगा, और बाकी कमेंट्स में क्या लगता है कि क्यों ड्रू मैकिंटायर ने ऑर्टन पे अटैक करा, क्या रीज़न हो सकता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल वीकेंड।